हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, सब्जेक्ट इकोनॉमिक। तो आप देख रहे हो आइडेंटिटी कॉमर्स क्लासेस। सो इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो अंकल का नाम क्या है? अल्फ्रेड मार्शल। याद रखना है, उनके बुक का नाम भी याद रखना है आपको कि इस बुक में उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड लिखा था। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वही है जो हम लोग ने ऊपर डिमांड पढ़ा कि अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी जो है वो डिमांड करेगी हम लोग क्या ज़्यादा, और अगर प्राइस कम होगा अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी हम लोग क्या डिमांड कम करेंगे। ठीक है, वैसे उसने डेफिनेशन, एक लॉ है, डेफिनेशन बोल रहा लॉ दिया हुआ है, ये इतना लॉ है इसका। ठीक है, ये जो दिया है ये परफेक्ट वर्डिंग आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में। तो आपको ये चीज़ लिखना है प्रोफेसर के नाम के साथ, बोले तो अंकल के साथ। ठीक है, तो उसने लिखा हुआ क्या है मैं वो पढ़ के दिखाता हूँ। अदर थिंग बीइंग इक्वल, ध्यान से समझना, हायर द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या हुआ? हायर द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस अगर कॉमोडिटी का ज़्यादा है, स्मॉलर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी जो डिमांड किया है वो हम लोग कम करेंगे। एंड के बाद देखना, लोअर द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का प्राइस कम है तो हम लोग क्या, लार्जर द क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। फर्स्ट पॉइंट में वापस आना, इधर क्या लिखा होगा, अदर थिंग बीइंग इक्वल। अदर थिंग बीइंग इक्वल मतलब क्या है? उसने ये बोला है कि भाई मेरे लॉ में ऐसे ये लिखा है कि सिर्फ प्राइस से ही डिमांड चेंज होगा, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने ऊपर डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके देख लो, आपको समझ जाएगा। तो उसमें क्या लिखा था कि जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें इनकम था, फिर प्राइस भी था, फिर ट्रांसपोर्टेशन था, फिर पॉपुलेशन था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, बहुत सारे उसमें डिटर्मिनेंट्स थे, ऑलमोस्ट 10 to 11 डिटर्मिनेंट्स थे। ओके, तो उसने क्या बोला है, उधर प्राइस को छोड़ के बाकी उधर प्राइस भी था, लेकिन इधर क्या बोला है कि प्राइस को छोड़ के सारी चीज़ जो है वो कांस्टेंट होगी। सारी चीज़ मतलब कौन सी, इनकम, ट्रांसपोर्टेशन, फिर एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होगा कुछ तो पॉपुलेशन, फिर गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ इक्वल होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ अगर इक्वल होगी, सिर्फ प्राइस से ही हमारा जो डिमांड है वो इफेक्ट होगा। उसके लॉ में ये लिखा हुआ है, इसके लिए लिखा है अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब सारी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब सारी की वैल्यू ज़ीरो, एकदम ज़ीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको इक्वल, लेकिन प्राइस से ही चेंज होगा। तो उसने लॉ में यही लिखा हुआ है। ठीक है, इधर यही एक्सेप्शन है। हम लोग ने ऊपर कैसा पढ़ा कि डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या पढ़ा था कि डिमांड क्यों कैसे चेंज होता है, तो हम लोग ने पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया था। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की, अगर हम लोग ने फ्यूचर में प्राइस डिसाइड कर लिया कम होगा ज़्यादा होगा तो हम लोग डिमांड बदल लेंगे, वो सब इधर काम नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकंड नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सेम वाला ऊपर जो लिखा है उसी को एक्सप्लेन किया वो लोग ने, जो मैंने अभी बताया सेम उसी को एक्सप्लेन किया है। मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मैंने वही बोला कि अदर बाकी के जितने भी थे वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम इक्वल रहेंगे, वही वर्ड्स को इधर। पर जो ऊपर मैंने येलो में हाईलाइट किया वो आपको सेम लिखना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। इक्वल लिखा है तो इक्वल ही लिखना है, कांस्टेंट नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके, ये मीनिंग है। ठीक है, if the price of the commodity rises, demand will falls, and when the price of the commodity falls, demand of the commodity rises। सेम जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था सेम एकदम डिट्टो है। अगर बाई चांस मीनिंग में आप सेम चीज़ सब जगह लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं है। बस ये सब जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो डेफिनेशन टाइप होते हैं, लॉ होते हैं, इस सब के सब सेम दिखने चाहिए जैसा दिया है बुक में एज इट इज़। लेकिन अगर आप मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हमने जो स्टार्टिंग से पढ़ा, जो इन्वर्सली रिलेशनशिप वर्ड्स है कि प्राइस और डिमांड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है, और जो मेन मीनिंग क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा।
और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। और देखो इधर इधर वो वर्ड भी लिखा हुआ है, देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस डिमांडेड, ओके, सॉरी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या ना, ऐसे एकदम जैसा था ऊपर सेम लिखा हुआ है। अब इधर वो लोग ने ये एक डिमांड का भाई ने लॉ के अंदर एक फार्मूला टाइप बना दिया है, मतलब इसको सिंबल बोलते हैं ना, हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे ना तब से, इन्वर्स रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं। जो ये लोग ने हाईलाइट किया ऑरेंज में टेक्स्ट बुक में, दिखा देता हूँ आपको। ये जो लिखा है ना, डी एक्स इक्वल्स टू एफ इंटू पी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिमांड होता है, एक्स एक कॉमोडिटी है, और इक्वल्स टू फंक्शन, एफ का मतलब होता है फंक्शन, एंड पी का मतलब होता है प्राइस, एंड एक्स का मतलब होता है कोई कॉमोडिटी होगी, ठीक है। तो डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है, फंक्शनल फंक्शनल प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स, ठीक है। मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो प्राइस पे फंक्शन करेगा, डिमांड जो है प्राइस पे फंक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फंक्शन करेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड फंक्शन करेगा, ठीक है। मतलब डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रहा है, फंक्शन ऑफ प्राइस की वजह से। तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, डिमांड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस, और उसके आगे हम लोग कॉमोडिटी लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, वाई लगा देंगे, जो लगाना लगा सकते हैं। पर इधर लोग ने एक्स लिया है, ऊपर भी हम लोग ने देखा एक्स लिया था सब जगह, हम लोग ने उसके जगह पे ओनियन का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए, डिमांड ऑफ ओनियन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ओनियन, ठीक है। फंक्शनल प्राइस ऑफ ओनियन मतलब जैसे जैसे ओनियन का प्राइस कम या ज़्यादा होगा वैसे डिमांड भी किसका, ओनियन का कम या ज़्यादा होगा। तो उसका मतलब यही है। तो हम लोग वापस दिखा देते हैं, डी का मतलब है डिमांड ऑफ कमोडिटी, ओके। वैसे ही इधर दिया हुआ है एक्स का मतलब है कमोडिटी, वो क्या था, डी का मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी, ओके। वापस देख लेते हैं क्या था, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, और ये क्या था, एक्स इक्वल्स टू कमोडिटी, एफ क्या था, फंक्शन था, ठीक है, और ये क्या था, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो समझ में आ गया, फॉर्मूला है, आपको लिखना है, लॉ ऑफ डिमांड में एग्ज़ाम में आएगा, अच्छा इंप्रेशन गिरेगा पेपर पे, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। अब इसका एजम्पशन पढ़ लेते हैं। एजम्पशन मतलब क्या, कहने से हम लोग ने जो वर्ड पढ़ा था, अदर थिंग इज़ इक्वल और दिस अदर फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो वो जो अदर फैक्टर जो है ना, अदर फैक्टर्स, उसके बारे में लिखा हुआ लोग ने कौन से फैक्टर। तो अब इसका एक चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या ना, ऐसे डिटर्मिनेंट हम लोग ने पढ़ा था, तो डिटर्मिनेंट में सारे चीज़ थे, सेम एजम्पशन में सेम टू सेम सारे चीज़ आपको दिखाई देगी एक एक करके, प्राइस को छोड़ के उसमें सब चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि प्राइस के वजह से तो डिमांड चेंज हो रहा है लॉ के हिसाब से, पर बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो जितने भी कांस्टेंट चीज़ है सब आपको इस पॉइंट में दिख जाएंगे। तो धीरे धीरे करके मैं बता देता हूँ कैसा है ये। तो एजम्पशन पढ़ ले, तो लॉ ऑफ डिमांड इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन। तो उस एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, भाई देख, प्राइस चेंज होगा तो ही मेरे साइड से डिमांड चेंज होगा। अल्फ्रेड मार्शल ये बोलता है कि प्राइस चेंज होगा तो ही डिमांड चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें से डिमांड को कोई लेना देना नहीं, उसने ये बोला है, ठीक है। तो उसने एजम्पशन, देखो लॉ ऐसा ही होता है, लॉ जो दिया हुआ है वैसा ही पढ़ना है, उसमें अलग से अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसा है वैसा ही, कोई भी लॉ हो, ठीक है। फ्यूचर में आप कोई भी लॉ पढ़ोगे जैसा दिया है वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, अभी जैसे बचपन में हमने पढ़ा था, ज्योमेट्री में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब थ्योरम्स एक टाइप के लॉ ही होते हैं, पर वो मैथ्स में है। तो वैसे टाइप मतलब वो जैसा है वैसा ही, उसको कुछ हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे टाइप ही इधर भी, तो एजम्पशन जो दिया है वैसे का वैसे ही आएगा। तो चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। कहने से ऊपर जब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा था, इनकम से क्या डिमांड भी चेंज हो रहा था, पर इधर क्या बोला है कि कांस्टेंट होना चाहिए कोई इनकम जो है, इधर सब चीज़ कांस्टेंट ही होना चाहिए, सब चीज़ जितना भी अभी नीचे तक पढ़ रहे हैं हम लोग, सारे के सारे चीज़ कांस्टेंट हो गए। ऊपर हम लोग ने इनकम पढ़ा था तो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, पॉपुलेशन पढ़ा था वो भी कांस्टेंट होना चाहिए,
फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पढ़ा था, वो भी भाई कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब फ्यूचर सोचो मत, ऐसा कुछ है इसमें। फिर टैक्सेशन पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ एक एजम्पशन में आ गए। जो डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट है सेम टू सेम है, बस उसके आगे नो लगा दिया है लोग ने। मतलब क्या है नो का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई, इस लॉ के हिसाब से डिटर्मिनेंट्स इधर अलाउड नहीं है, उसके वजह से यहाँ डिमांड चेंज नहीं होगा। ओके, तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम में क्या लिखा है, इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन फाइंड कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो ये भाई अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। क्या बोल दिया लोग ने, कस्टमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट द गिवन प्राइस, ठीक है। इफ देयर इज अ इनकम राइजेस देयर विल बी द मोर डिमांड एट द गिवन प्राइस। क्या ना, ऐसे इधर सिर्फ प्राइस के बारे में बात हो रही है, प्राइस बढ़ेगा तो ही डिमांड भी बढ़ेगा, सॉरी डिमांड, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, या तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस के बारे में बात हो रही है। लेकिन इधर क्या बोला है कि अगर भाई इनकम बढ़ गया ना, तो कहना ऐसे परचेजिंग पावर ऑफ ह्यूमन और कंज्यूमर बढ़ जाएगा। भले ही प्राइस बढ़ गया तो कहना ऐसे उसकी औकात तो बढ़ गई है ना, तो अब तो खरीद सकता है ना जाके, उसके लिए तो प्राइस कम हो गया ना। तो वही पॉइंट में लिखा हुआ लोग ने, कार लेनी थी, कार की प्राइस ज़्यादा है लेकिन कस्टमर की इनकम बढ़ गई, तो कहना ऐसा वो परचेस कर सकता है कार को। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम चेंज हो गई है। इसके लिए उस लोग ने लॉ में क्या बोला है कि मैं जो जो बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ को कांस्टेंट रखो। तो इसके लिए क्या बोला उसने, इनकम के लेवल को क्या रखो, कांस्टेंट, मतलब एक जगह पे रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके चेंज या ना होने से। एज्यूम क्या, एज्यूम मतलब क्या होता है, सोचा है, ठीक है। रियल लाइफ में काम आता है क्या, नहीं आता है भाई। इनकम तो बहुत मेन रोल प्ले करता है प्राइस से भी ज़्यादा रियल लाइफ में, ठीक है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ पॉपुलेशन, अब ये हो सकता है कभी, पॉसिबल है, सोचो कभी इंडिया में ऐसा हो सकता है। इंडिया हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड करता है अपने, इंडिया में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड करता है पॉपुलेशन में, तो सोचो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन ऐड करता है, इसका मतलब। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये तो पॉसिबल नहीं। और डिटरमिनेंट में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि पॉपुलेशन चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगा, जितना पॉपुलेशन हाई होगा उतना डिमांड ज़्यादा होगा, जितना पॉपुलेशन कम होगा उतना डिमांड कम होगा, ठीक है। इंडिया का एग्जांपल दिया था मैंने। फिर इट इज़ एज्यूम दैट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज, एज्यूम्ड है, सब जगह वर्ड एज्यूम्ड लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इट इज़ एज्यूम दैट इनकम शुड बी कांस्टेंट, इट इज़ एज्यूम दैट द पॉपुलेशन शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। सब जगह आपको ये वर्ड लिखना है, एज्यूम करके लिखना है, ठीक है। वैसे तो ऊपर लिख दिया एजम्पशन पर, फिर भी आपको लिखना है अंदर पॉइंट में। इट इज़ एज्यूम दैट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज मतलब कांस्टेंट बोल सकते हैं। Any change in the size and the composition of population of the country affect the total demand of the product, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, सब्सटीट्यूट गुड्स भी था ऊपर, ठीक है। डिटर्मिनेंट में अगर चाय का प्राइस कम हुआ तो, सॉरी प्राइस, अगर चाय का प्राइस ज़्यादा हुआ तो हम लोग कॉफ़ी पिएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा हो गया तो हम चाय पिएंगे। गुड़ का और शुगर का एग्जांपल था, जैगरी एंड शुगर का एग्जांपल। तो सेम वही वो लोग ने बोला है कि भाई ये दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए, मतलब चाय का भी प्राइस सेम होना चाहिए, कॉफ़ी का भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लोग कोई भी डिमांड, मतलब जो है वही डिमांड करेगा, मतलब चाय वाला आदमी चाय पिएगा, कॉफ़ी जिसको पसंद है कॉफ़ी पिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो लिखा है। जो जो उधर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा ना, वो इसका उधर उल्टा लिख देना है आपको, कांस्टेंट कर देना उसको, उधर चेंज हो रहा था इधर कांस्टेंट हो गया सब चीज़। क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, ज़्यादा बहस नहीं करना है, बस लॉ में लिखा है तो लॉ में लिखा है वही कर देना है बस। तो चलो फिर अब आगे फोर्थ पॉइंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या क्या था, कहना इसे पेट्रोल और क्या, पेट्रोल और कार, फिर क्या, पेन और इंक, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है भाई। इधर क्या लिखा है, वो भी सेम होना चाहिए। सेम मतलब क्या, प्राइस का, कार का प्राइस और पेट्रोल का प्राइस सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कार का प्राइस जो है वो है
और पेट्रोल का प्राइस जो है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर कार का प्राइस 4 लाख है तो 4 लाख होना चाहिए, पेट्रोल अगर 80 रुपीज़ पर लीटर है तो सेम टू सेम होना चाहिए फ्यूल। तो उससे क्या है, डिमांड बदली कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, जो है जैसा है वैसा चलते रहेगा। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, कहने से डिटरमिनेंट में हम लोग ने ये पढ़ा था कि चेंज क्यों होता है, इस वजह से जो जो पॉइंट्स थे ऊपर। इधर क्या बोला है कि इस चीज़ से चेंज नहीं होना चाहिए। एज्यूम कर लेते हम लोग कि जो हमने ऊपर डिटरमिनेंट पढ़े थे उससे हमारे प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए, सॉरी हमारी डिमांड चेंज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लॉ में लिखा है, किसके, लॉ ऑफ डिमांड में एज्यूम किया है कि जो जो हमने डिटरमिनेंट पढ़े हैं वो एज्यूम कर लेते हैं कि उससे डिमांड चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बुक के बाहर देखे जाए तो रियल लाइफ में सच्ची चेंज होता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बाकी चीज़ों से भी। प्राइस से ही खाली फ़र्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट से फ़र्क पड़ता है, इवन इनकम से भी फ़र्क पड़ता है, इवन पॉपुलेशन से भी फ़र्क पड़ता है। रियल लाइफ में हमने पढ़ा है, इवन रियल लाइफ में इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द पॉपुलेशंस, ठीक है। नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर चेंजेस प्राइजेस। तो ऊपर हम लोग ने डिटरमिनेंट में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे फ्यूचर में एक्सपेक्ट करूँगा, अगर प्राइस फ्यूचर में ज़्यादा होगा तो मैं अभी से लेके रख लूँगा कोई भी गुड्स को। लेकिन अगर अभी प्राइस बढ़ा हुआ है और फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि कम हो जाएगा तो मैं अभी नहीं ख़रीदूँगा, मैं मेरा जो वांट्स है उसको टाल दूंगा और फ्यूचर में ख़रीदूँगा, फ्यूचर के लिए मैं टाल दूंगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या लिखा हुआ है लोग ने, इट इज़ एज्यूम दैट कस्टमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन द प्राइस इन द व्हाट कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। इफ कंज्यूमर expect a rise in a price in a future, they may demand a more in the present even at existing price, ठीक है, समझा। मतलब प्राइस के वजह से, फ्यूचर प्राइस के वजह से मेरा करंटली जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, एज्यूम, ऐसा मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं। 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, क्या ना ऐसा लिखा हुआ है, नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट प्रेफरेंस फैशन। अच्छा ये हो सकता है क्या, सोचो ज़रा, जो अगर पहले से वो मैंने एग्जांपल दिया था, पहले जो बेल बॉटम चलता था पैंट में उसको बेल बॉटम बोलते थे, जो ऐसा फैला हुआ होता था, अभी आजकल नैरो हो गया है, ठीक है, जॉगर आ गया अलग अलग टाइप के। तो कहना है से वो टाइम पे जब था जो फैशन था, अभी भी मैं वो करेगा क्या, कोई कोई ट्राई करेगा क्या, अभी कोई घूमेगा ऐसा, कोई क्लासेस जाएगा ऐसा पैंट पहन के, नहीं जाएगा। कोई उसी टेस्ट में जिएगा, वो टाइम के टेस्ट में, जो वो टाइम पे लोग खाते थे पीते थे, वो टाइम पे कैसा टेस्ट था। कहने से वो चेंज हो चुका पूरा, है ना। हैबिट्स, अलग अलग हैबिट्स, पहले जो जो हैबिट्स थी, जैसे जो भी पुराने खाया जो भी पुराने बोलते ना ख्याल में रहते थे सबकी, रात में जैसे नाखून नहीं काटना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उसका अभी वो कोई फॉलो करता है, नहीं करता है। उसका रीज़न क्या था कि पहले रात में जो थी वो लाइट नहीं रहती थी और वो टाइम पे नेल कटर भी नहीं था, ओके। तो वो टाइम पे वो लोग चाकू छुरी से अपना नाखून काट लेते थे, नॉर्मली वो गांव में होता है, वो उनका औजार होता है अलग से, तो उससे नॉर्मली हाथ ज़्यादा कट जाते थे, मैंने उसे देखा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले लाइट जाती थी, लेकिन अभी लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है, तो इसके लिए। लेकिन क्या कहना है इसे, अभी भी वो जो कहावत है वो यूज़ होती है कहीं ना कहीं, मम्मी डैडी बोलते रहते हैं, तो अगर कभी नेक्स्ट टाइम बोले तो उनको ये बता देना कि ऐसा ऐसा है, इसका रीज़न ये है, ठीक है। प्रेफरेंसेस में किसको क्या प्रीफर करता हो, कौन सी चीज़ है, फिर टेस्ट फैशन, तो ये सारी चीज़ तो चेंज होती रहती है रियल लाइफ में। पर ये लोग ने एज्यूम कर लिया इधर, अपना एल्फ्रेड मार्शल तो भाई वो भी पुराने ज़माने का था, तो उसने उसके हिसाब से लॉ बना दिया, अब तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि ये सारी चीज़ जो है ना, ये तुम भाई चेंज मत करना, जैसे हो वैसे के वैसे रहना मरते दम तक, ठीक है। तो डिमांड चेंज नहीं होगा, वो लोग ने बोल दिया।
तो बस वही लिखा है इधर कि भाई ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। बोला ना डिटर्मिनेंट जो है वो सारा चीज़ यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए प्राइस को छोड़ के। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी जो मैंने बताया, गवर्नमेंट जो हम लोग टैक्स जो चेंज करते रहते, जीएसटी का मैंने बताया था एग्जांपल। फिर जो मैंने साइकिल का एग्जांपल बताया था कि साइकिल अगर मैं बाहर से मंगा रहा हूँ, 7,000 की साइकिल है, कहना से उस पर 15,000 और टैक्स लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता है, इंपोर्ट टैक्स लग जाता है, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी है वो, ठीक है। उसकी वजह से मेरी साइकिल क्या हो गई थी, 22,000 रुपये की हो गई थी। कहने से मैं नहीं ख़रीदूँगा साइकिल, इसके लिए मैं इंडिया से ख़रीदूँगा, मतलब मेरे लोकल मार्केट से ख़रीद लूँगा। तो थोड़ा 2-3 हज़ार महंगी होगी, लेकिन कहने से वहीं से ख़रीदूँगा मैं, मुझे ज़्यादा बेटर प्राइस में मिल जाएगा वो। लेकिन इधर क्या बोला है कि भाई टैक्सेशन पॉलिसी भी सेम होना चाहिए सब जगह, ताकि डिमांड इफेक्ट ना हो। बोलने का मतलब क्या है, मैं बाहर से ख़रीदूँ या अंदर से ख़रीदूँ, मेरा माल का भाव सेम होना चाहिए। इससे मेरा जो भी टैक्स है वर्ल्ड वाइड वो सब जगह सेम चलना चाहिए। उसका बोलने का मतलब ये है। कहना इसे पॉसिबल ही नहीं है, एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये चीज़ कर ही नहीं सकते। पर क्या करें, अल्फ्रेड मार्शल जी थे, वो पुराने ज़माने का अंकल जी थे, उन्होंने बना दिया, अब पढ़ो उनको बैठ के। तो चलो, अब तो ये इतना हो गया, 7 पॉइंट थे सेम टू सेम, जो ऊपर थे वैसे ही है पूरा का पूरा, एकदम परफेक्टली एजम्पशन के साथ लॉ ऑफ डिमांड। अभी लॉ ऑफ डिमांड बहुत कुछ बाकी है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिमांड शेड्यूल, तो हम लोग ने डिमांड शेड्यूल भी पढ़ा था, ठीक है। काफ़ी पहले डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था हम लोग ने क्या, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इधर भी वही सेम है, पर इधर एग्जाम्पल के साथ एकदम परफेक्टली दिया हुआ है आपको। मतलब जो मैंने ऊपर बताया वैसा ही टाइप है, बस आपको एग्जाम्पल में और कर्व भी दिया हुआ है, डिमांड कर्व, जो भी सेम दिखेगा आपको, ओके। फिर थोड़े से अलग से एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड में, एक्सेप्शनल देख लो। इसके लिए देखो भाई का कर्व भी चेंज हो गया है कि नहीं, एक्सेप्शन की वजह से। एक्सेप्शन मतलब क्या है आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। फिर क्या है ये, फिर वेरिएशन इन डिमांड आप पढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या चेंजेस इन डिमांड पढ़ेंगे, बस फिर क्या चैप्टर ख़त्म मेरे हिसाब से। और एक दो वीडियो में आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।